हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक, दैट इज डीएनए। सो बेसिकली तो डीएनए जेनेटिक्स का टॉपिक नहीं है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक है, बट हम इसको यहीं डील करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट में इसे फटाफट देखना है। चलो, सो हम स्टार्ट करेंगे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट से, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। सी, हमें पता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन्हीं में से एक मैक्रो मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। इन्हीं में से एक मॉलिक्यूल क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब बेसिकली तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है आरएनए एंड वन इज डीएनए। दो टाइप का बोला गया कि भाई एक होता है आरएनए एंड एक होता है डीएनए। आरएनए एंड डीएनए का पहली बात फुल फॉर्म क्या होती है? आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म बहुत सिंपल सी है, डीएनए की हो जाती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस डीऑक्सी लगा दो, बाकी वही सेम है। ठीक है, तो ये बन गई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बन गई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर तुम नाम से समझने की कोशिश करो तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस का मतलब क्या है? इसके स्ट्रक्चर में जो चीज है उससे स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका है। ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट बात जो अगेन बेसिक है वो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है आरएनए। जो आरएनए है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे लड़कियां चोटी बनाती है ना, चोटियां आपने देखी होंगी कभी बनाते हुए, तो कुछ इस तरीके की चोटी बनती है लड़कियों की, ऐसी बनाती है ना, प्लेट्स वाली चोटी। ठीक है, सो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे डीएनए का। तो क्योंकि यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, क्योंकि यहाँ पे टोटल दो स्ट्रैंड है, दैट इज वाई हम इसे क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि दो स्ट्रैंड्स हैं जिन्होंने ऐसे 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 करके हमारा डीएनए बनाया। ठीक है, अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड है ये तुम्हें एक्चुअली में जो रोटेशन यू दिख रहा है ना इसके अंदर, ये राइट हैंडेड मैनर में है। ठीक है, ये जो यूं घुमा हुआ है ये राइट हैंडेड मैनर में, तो ये भी मैं यही लिख देती हूँ कि ये नॉर्मली, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बट जनरल ऑर्गेनिजम्स में राइट हैंडेड मैनर में ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, अब इधर आओ, राइबो न्यूक्लिक एसिड उसके कंपैरिजन में सिर्फ एक स्ट्रैंड से बना है, यानी कि यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रैंड ही रह जाता है, यानी कि चोटी आधी खुल गई, बस एक स्ट्रैंड रह गया। ये स्ट्रक्चर का पहला डिफरेंस है आरएनए एंड डीएनए में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो काफी बेसिक है, बट तुम पहले डीएनए के बारे में जब कुछ जान लोगे तब मैं ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस बताऊंगी। तो पहला अपन दूसरा नहीं पढ़ते, अपन पहले बेसिक डीएनए को स्टार्ट करते हैं। सी, डीएनए, ये डीएनए का एक्चुअल फोटो है। देखो, ये दिखाया गया है कि किस तरीके से, देखो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा मुड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर और राइट हैंडेड फैशन में मुड़ा हुआ होता है। तो ये है आपका डीएनए। अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये डीएनए होता कहाँ पर है? भाई कहाँ है डीएनए? हमें ऐसे तो नहीं दिख रहा डीएनए। सो डीएनए हमारी बॉडी में ही है, तो कहाँ पर है? देखो, ये हमारी बॉडी है। हम कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं? वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये बातें मैं कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बॉडी में कई टाइप की सेल्स हैं। तो इमेजिन करो ये मेरी बॉडी की कोई एक सेल है, दिस इज माय बॉडी सेल। मल्टी सेल्यूलर हूं तो भाई यूकेरियोटिक भी होंगी, तो ये रहा मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, क्या ये मेरा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को तुम डिटेल में पढ़ चुके हो, ये आप अपन पहले ही पढ़ चुके कि भाई न्यूक्लियस का जनरल स्ट्रक्चर होता है कि ये इस तरीके से डबल मेम्ब्रेनियस होता है। तो ये लो, मैंने इसकी डबल मेम्ब्रेन बना दी। अंदर की साइड दो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें से एक होता है क्रोमेटिन थ्रेड और एक होता है न्यूक्लियोलस। अभी हमें बाकी किसी से मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। क्या है ये? क्रोमेटिन थ्रेड। दिस इज योर क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये भी तुमने पढ़ रखा है कि क्रोमेटिन थ्रेड इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक बना है डीएनए और एक बना है हिस्टोन प्रोटीन से। ये दो चीजों से मिलकर बना है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये बात भी हमें पता है। फिर मैंने तुम्हें ऐसे भी समझाया था कि जो अपना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, इनका क्या रिश्ता है?
बेसिकली एकदम से सकरात वाली चक्री और उस पे लगा हुआ मांझा, ऐसा ही है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये एकदम उस गिड़गिड़ी की तरह होते हैं या चक्री की तरह होते हैं। दीज आर योर प्रोटीन्स। और आपकी एक सेल में, ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी की एक सेल में अराउंड 2.2 मीटर डीएनए। तो सोचो कितना लंबा डीएनए, न्यूक्लियस तो तुम्हारा कंपैरेटिवली काफी छोटा है। तो 2.2 लंबे डीएनए को उस छोटू सी सेल में ही आपको संभाल के रखना है। इसीलिए इस तरीके से डीएनए प्रॉपर्ली लूप्ड होता है। तो ऐसे इमेजिन करना है आपको, ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। प्रोटीन और डीएनए इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। अब ये जो डीएनए ये करता क्या है, तो भाई इस डीएनए के पास तुम्हारी बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ योर बॉडी, ब्लूप्रिंट ऑफ योर बॉडी। अब ब्लूप्रिंट से क्या मतलब समझते हैं अपन, जैसे कोई बढ़िया सा घर बनता है, घर बनने से पहले आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है ना। फिर आर्किटेक्ट बताते हैं कि भाई तुम यहाँ पर है ना ऐसे ये वाली नई डिजाइन का पंखा लगाओ, यहाँ पे नई डिजाइन की दीवार निकालो, ऐसे सब बातें बताते हैं पूरा। तो वो कहते हैं, अपन कहते हैं भाई एक बार तू बना के भी बता दे, है ना, तो ताकि जो लोग बनाए उनको पता रहे कि ऐसा बनाना है। सो वो एक पूरा शीट पे एक रफ स्ट्रक्चर बना देता है कि ऐसा ऐसा घर बनेगा, यहाँ पे दीवार होगी, यहाँ पे होगा, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारी बॉडी का भी ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि आपकी आंखें कैसी बनेंगी, आपके बाल कैसे बनेंगे, आपके कान कैसे बनेंगे, सारा पूरा इंफॉर्मेशन होता है आपके डीएनए के पास। तो ये जो जरा सा आप देख रहे हो ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये कोई जरा छोटी मोटी चीज नहीं है, तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन लेके बैठा है, आपकी बॉडी की एंटायर इंफॉर्मेशन लेके बैठा है। तभी तो जितने भी क्राइम सीन्स होते हैं, क्राइम पेट्रोल वगैरह तो देखा ही होगा तुमने, सीआईडी क्राइम पेट्रोल क्या इकट्ठा करता है, जब भी मौका वारदात पे जाता है वो दो चीजें इकट्ठा करना पसंद करता है। एक तो वहां पे पड़ा हुआ ब्लड, अगर वहां पे ब्लड पड़ा हुआ मिल जाता है तो सबसे पहले सीआईडी वाले उस ब्लड को इकट्ठा करते हैं, या वो ढूंढते हैं वहां पे किसी की बाल मिल जाए, क्या ढूंढते हैं, हेयर। ये दोनों चीजें सबसे कॉमन ढूंढी जाती हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बोला आपकी बॉडी का पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है डीएनए के पास, और ब्लड और हेयर के पास भी तुम्हारा डीएनए है। इन शॉर्ट इस डीएनए से पता करा जा सकता है कि भाई कौन आदमी था जो ये पूरा मर्डर करके गया, ठीक है। तो डीएनए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये तुम्हारी सारी जितनी भी खुफिया इंफॉर्मेशन है ना बॉडी की सारी बता देता है, ठीक है। अब आता है हम ये जो क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो उनमें एक बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है जो तुम्हें समझना है। जब भी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, अभी सेल नॉर्मल अपना काम कर रही है, तो जब नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होती है तब वो क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में होती है। और जब इसी सेल ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब डिवाइड करना है, तो ये पूरी की पूरी सेल जो है एज इट इज, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर का सारा एंटायर जो क्रोमेटिन थ्रेड अभी धागे की फॉर्म में है, ये डिवाइड होकर ऐसे ना टोटल ऐसे करके टोटल 46 क्रोमोसोम बना देगा, ऐसे करके खूब सारे क्रोमोसोम्स बन जाए, खूब सारे तो नहीं मतलब कुल मिला के टोटल 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे ह्यूमन की केस में। हम सिर्फ अभी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, कोई और होगा जैसे चिंपैंजी होगा तो उसके अंदर 48 क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो हर स्पीशीज का अपना खुद का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के अंदर 46 से कभी कुछ और हो जाए, नो, वी हैव अ परफेक्ट क्रोमोसोम नंबर। अगर तुम इसके आगे पीछे करते हो तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, जैसे अपन ने पढ़ा भी था, 46 से अगर किसी फीमेल में 45 हो जाए तो उसको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, किसी मेल में 46 से 47 हो जाए तो उसको लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। तो भाई खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अपन ने एक और पढ़ा था, 46 से 47 हुआ था, 21 क्रोमोसोम की 3 आ गए थे, पेयर की जगह 3 आ गए थे, तो बंदे को डाउन सिंड्रोम हो गया था। तो ऐसी चीजें, खतरनाक चीजें हो जाती हैं अगर क्रोमोसोम नंबर 46 से 45 या 47 बन जाए या कुछ और हो जाए, ठीक है। अब देखो ये जो 46 क्रोमोसोम बने इनके पास है क्या, तो देखो ये जो 46 क्रोमोसोम बने हैं इनके पास इंटरनल, ये दिख रहा है तुम्हें डीएनए, ये रहा हमारा डीएनए लाइक दिस, ये रहा हमारा डीएनए। सिमिलरली इन सब में भी होगा यही डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लाइक दिस, ठीक है। समझ गए, इतनी बातें तो हमें समझ आ गई। फिर हमारा क्वेश्चन है कि फिर ये डीएनए हमारी इंफॉर्मेशन देता कैसे, मतलब क्या हो जाता है जो हमारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। देखो इमेजिन करो, मैं अब तुम्हें माइटोसिस भी पढ़ा चुकी हूँ, मियोसिस भी पढ़ा चुकी हूँ, तो थिंग्स विल बी इजी फॉर अस। देखो हम पढ़ चुके हैं कि मियोसिस होने से गैमेट बनते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि मियोसिस से ही गैमेट्स बनते हैं।
तो एक गैमेट फादर की साइड से आता है, ये लो, ये गैमेट हमने स्पर्म जो है वो फादर की साइड से बनाया, और ओवा हमने मदर की साइड से बना दिया, ये लो, ठीक है। सो मदर की बॉडी में इमेजिन करो यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स है, ये देखो, ये रे क्रोमोसोम, यहाँ पे टोटल कितने होने चाहिए, 23 होने चाहिए, और यहाँ पे भी 23 होने चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम रहे, ओके। 23 और 23 मिला के जो बनेगी नई सेल, वो क्या बनेगी, जाइगोट। और इस जाइगोट में अब तुम्हारे पास कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, टोटल 46, ठीक है। अब इन क्रोमोसोम्स जो तुमने अपने मम्मी पापा से ले लिए, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन कैसे होती है उसको समझने के लिए तुम्हें डीएनए का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इतनी बातें समझ आ गई, मैंने बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया है टॉपिक को। चलो अब देखो, मेंडल ने बता दिया पैटर्न क्या था कि भाई ऐसा कुछ कैरेक्टर है, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन आगे ऐसे पास ऑन होती है, मेंडल ने यहाँ तक बता दिया। बट मेंडल को ये नहीं पता था कि ये क्या चीज है जो पास ऑन हो रही है। मेंडल ने बस पूरा बेस बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर लोगों ने पूछा किससे हो रहा है, जरा ये तो बता। तो उन्होंने एक टर्म देके छोड़ दिया कि कुछ फैक्टर नाम की मैं बोलता हूँ चीज है जो कि पास ऑन हो रही है, ये उन्होंने बोला। आगे जाके पता चला कि जो फैक्टर है, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, वो एक्चुअली में अब हम जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये जीन का होता है। तो बच्चों देखो, जो तुमने अभी डीएनए पढ़ा, ये जैसे मैंने बनाया डीएनए, इस डीएनए में ही शॉर्ट शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं, या बोलो तुम शॉर्ट शॉर्ट ऐसी सेगमेंट्स होती हैं जिन्हीं को हम जीन्स बोलते हैं। यानी कि अगर मैं ये क्रोमोसोम बोल रही हूँ, अगर मैं ये अपना क्रोमोसोम बोल रही हूँ, तो इसी क्रोमोसोम में मुझे छोटी छोटी सी ऐसे सीक्वेंस मिल जाएंगी, या तुम बोल सकते हो जगह मिल जाएंगी, जिन्हें ही हम जीन बोलते हैं। और ये जीन है क्या, जिनके पास कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, दे आर हैविंग इंफॉर्मेशन, और यही इंफॉर्मेशन तो हमें चाहिए। तो तुम ये सोच रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन होती कैसे, देखो कैसे होती है। ये डीएनए के बारे में सबसे पहले ये जो तुम पढ़ने जा रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसकी जानकारी इन दोनों ने दी थी। इन दोनों का नाम है वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने बताया एक्चुअली में कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है। इससे पहले लोग आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे थे डीएनए होता कैसा होगा, डीएनए के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते रहते थे। बट ये दोनों थे जिन्होंने पहली बार एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करके दिखाया। देखो ये देखो, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बट ये बहुत ही कॉमन पिक्चर है जो गूगल पे मिलती है, तुम देखना कभी खोल के, देखो ध्यान से। ये स्ट्रक्चर उन्होंने बना के बताया कि हमारी बॉडी में डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर। सोचो कितनी बड़ी बात है, जो चीज 2.2 मीटर लॉन्ग है और इतनी छोटी सी सेल के अंदर है, उसका स्ट्रक्चर बनाना कितनी बड़ी बात होती है। तो इन्होंने बोला कि जब आप डीएनए के बारे में पढ़ रहे हो, जब कभी भी आप डीएनए के बारे में पढ़ो, तो डीएनए एक तुम कह सकते हो एक बहुत लॉन्ग चेन है, एक लॉन्ग सी चेन है। सिंपल सी बात है ना भाई, मैक्रो है तो लॉन्ग चेन ही होगी। और इस लॉन्ग चेन में कुछ छोटे छोटे से ऐसे सेगमेंट्स, छोटी छोटी सी यूनिट्स जुड़ती हैं। इन छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी कि खूब सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और अंत में एक लंबी सी चेन बना देते हैं जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो क्या एक ही न्यूक्लियोटाइड ने जुड़ जुड़ के ऐसे डबल स्ट्रैंडेड बनाया? नो, दो न्यूक्लियोटाइड की ऐसे चेन चलती है पैरेलल, इस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड की चेन चलती है पैरेलल, जो कि जुड़ जुड़ के ऐसे लंबी सी चेन बना लेते हैं, और वो ऐसे राइट हैंडेड फैशन में डीएनए बन जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई? तो न्यूक्लियोटाइड पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो ये सुनो। देखो एक्चुअली में जो हमारा डीएनए है वो तीन चीजों से मिलके बनता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजें। पहला होता है, इधर लिख दूं मैं, पहला होता है शुगर, ओके। नेक्स्ट होता है फॉस्फेट ग्रुप, नेक्स्ट इज योर फॉस्फेट ग्रुप, एंड थर्ड इज योर नाइट्रोजीनस बेस, थर्ड इज योर नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, और इन तीनों को ही मिला के जो एक यूनिट बनती है, इन तीनों को मिला के जो एक यूनिट बनती है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जो मैंने अभी बोला था, खूब सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के डीएनए बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है,
अब आता है कि भाई थोड़ा और विस्तार में बताओ इनके बारे में, चलो इसके बारे में और देख लेते हैं। सो ये जो शुगर है, सबसे पहले मैं शुगर से स्टार्ट करती हूँ। शुगर जो कि डीएनए में है और आरएनए में है, वो दोनों डिफरेंट होती है। देखो, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए की शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। यही सेम अगर मैं आरएनए में बोलूं तो आरएनए में जो शुगर होती है दैट इज राइबोस शुगर, इट इज राइबोस शुगर। तो पहला तो शुगर का डिफरेंस आ गया, मैंने तुमको कहा था ना कि डीएनए और आरएनए में बहुत सारे डिफरेंस आएंगे, तो याद रखते जाओ, कहीं साइड में लिखते जाओ कि पहला डीएनए में डिफरेंस तो था डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। सेकेंड डिफरेंस है जो ये न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं, न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। शुगर, उसमें फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है और इधर की साइड से नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है। इन तीनों चीजों में से हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं शुगर। शुगर डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होगी और आरएनए में राइबोस शुगर होगी, पहला डिफरेंस आ गया, ठीक है, मान लिया हमने। तो ये कुछ पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन्स को मिला के शुगर बनती है, समथिंग लाइक दिस। देखो ऐसे, ये ऐसे यूं बनती है स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इधर से एक और कार्बन आ जाता है यहाँ पर, ओके। मैं तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं बता रही, बट ये ऐसा सा शुगर होता है, ठीक। अब दूसरा आता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, यानी कि ब्रॉडली अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस को भी क्लासिफाई करूं तो वो 2 टाइप का होता है। क्या लिखती हूँ मैं, देखो, नाइट्रोजनस बेस, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरिमिडीन्स। वन इज प्यूरिन एंड द सेकेंड वन इज पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, नाम थोड़े बहुत याद करने ही पड़ेंगे। प्यूरिन्स जो होता है, देखो प्यूरिन्स 2 होते हैं, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। ये 2 जो है ये प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल पहले अल्फाबेट उठा लिए। अगर आपको कहीं भी एडेनिन दिखाना है तो आप बस ए लिख दोगे, और कहीं भी आपको ग्वानिन दिखाना है तो आप बस जी लिख दोगे, ए या जी, बस। ए पढ़ते आपको एडेनिन दिमाग में आना चाहिए, जी पढ़ते ग्वानिन दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। फिर आओ पायरिमिडीन्स कितने टाइप के होते हैं, तो भाई पायरिमिडीन्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है थाइमीन, वन इज थाइमीन। मैं इधर लिखती हूँ, उधर जगह नहीं दिख रही मुझे, इधर लिखती हूँ। वन इज थाइमीन, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप बस टी ले लेते हो, ओनली टी, इट्स इनफ। नेक्स्ट आता है साइटोसिन, जिसको हम सिर्फ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा आता है यूरेसिल, जिसको हम सिर्फ यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई प्यूरिन्स 2 टाइप के हैं, ध्यान से सुनो, मैंने बोला है नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। उधर पायरिमिडीन 3 टाइप के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर डीएनए है तो ध्यान से सुनना, अगर कहीं डीएनए बना रहे हो तो डीएनए में तुमको हमेशा एक साइड प्यूरिन लेना है और उसको जोड़ना है पायरिमिडीन से। हमेशा एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन का जोड़ा मिलता है हमें। जैसे तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। इसमें तुम देख रहे हो ये ऐसे पूरी लगे हुए, ये दिख रहे हैं तुमको, ये दिख रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, यही प्यूरिन एंड पायरिमिडीन जो मैंने तुम्हें बताए हैं, इन्हीं से इन जैसे एक साइड प्यूरिन खड़ा हो गया, एक साइड पायरिमिडीन खड़ा हो गया, दोनों ने हाथ पकड़ लिया, ठीक है। और हाथ पकड़े हुए ही ऐसे स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिख रहे हैं। तो हाथ कौन किसके साथ पकड़ेगा, ये रैंडम नहीं है, ये फिक्स है। एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ हाथ पकड़ता है, यानी कि एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। और वो कौन से बॉन्ड होते हैं, ये बीच में जो बॉन्ड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर अब जरा बताओ कि कौन सा प्यूरिन किस पायरिमिडीन के साथ पेयरिंग करता है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो फिक्स है, अगर कहीं एक एडेनिन है जो कि क्या है, एक प्यूरिन है, ये हमेशा पेयरिंग करता है एक पायरिमिडीन से जो है हमारा टी, थाइमीन, ठीक है। दूसरी तरफ जो ग्वानिन है वो फिक्स से हमेशा पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ। फिक्स हो गए, एटी ने जोड़ा बना लिया, जीसी ने जोड़ा बना लिया, सिंपल है ना।
एट ने जोड़ा बना लिया, एट ए टी, ठीक है, दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा, जीसी ने जोड़ा बना लिया। सो ए और टी के जो एक्चुअली में पेयर बना है, इसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ये भी फिक्स है। इनके बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ओनली एंड ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और जी और सी के बीच में भी फिक्स है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। समझ आ रही है बात? मैं बहुत ही धीरे धीरे बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, कहीं कोई सा कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि डीएनए जो है ऐसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। देखो पूरा का पूरा वही बन रहा है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, राइट हैंडेड फैशन में है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड की चेन एक रन कर रही है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन दूसरी तरफ रन कर रही है, और दोनों ऐसे जुड़कर क्या बन गई, ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन गई, जो कि राइट हैंडेड फैशन में है, ठीक है। आगे न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। ये चीज तीनों अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे देखो, शुगर डीएनए में कौन सी वाली होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, राइबोस शुगर, ठीक है। आगे आओ, नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स, एक होते हैं पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन। फिर ये भी फिक्स है, प्यूरिन 2 होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, और इधर पायरिमिडीन 3 होते हैं, एक होता है थाइमीन, एक होता है साइटोसिन एंड एक होता है यूरेसिल, ठीक है। डीएनए में ए जी टी सी ये 4 होते हैं, ठीक है, ये 4 होते हैं, यू नहीं होता, यू आरएनए में होता है। सो जब ए टी जी सी ऐसे बनते हैं तो फिक्स हो जाता है कि ये हमेशा बॉन्ड में आएंगे, पेयरिंग में आएंगे। तो एक प्यूरिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, एक पायरिमिडीन के साथ। उसमें भी फिक्स हो गया कि हमेशा हमारा ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है टी से, और एक जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है सी से। क्या इतनी बात समझ आई अभी तक? ठीक है, टफ टॉपिक है इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। क्या इतनी बात समझ आई अभी तक? देखो अब यही अगर आरएनए में हो रहा हो, हालांकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट अगर आरएनए में तुम समझ जाओगे अभी आगे जाके कि आरएनए में तो डबल स्ट्रैंडेड होता ही नहीं, फिर मैं क्यों जबरदस्ती पेयरिंग कराऊंगी। बट फिर भी तुम इतना याद रखना कि आरएनए में अगर पेयरिंग होती है, हालांकि होती नहीं है, जनरली अपन देखें तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट अगर आरएनए में पेयरिंग होती है तो ए तो टी के साथ ही, सॉरी ए यू के साथ पेयर करता है, टी की जगह यू आ जाता है ना, और जी फिर भी सी के साथ ही पेयर करता है, बस इतना सा डिफरेंस है। आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस का यही डिफरेंस है कि जब आरएनए होगा तो ए यू के साथ पेयरिंग करता है, यानी कि यूरेसिल के साथ, एंड जी सी के साथ पेयरिंग करता है, ठीक है। फिर इधर आओ, अगर डीएनए है तो ए टी के साथ पेयरिंग करता है, जी सी के साथ पेयरिंग करता है। बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी ही है, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे 3। इतनी बात क्लियर है। और फॉस्फेट ग्रुप तो अपना वही है सेम, बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एंटायर जगह पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐसे पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसी का शुगर ओवरऑल अब न्यूक्लियोटाइड बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन। ये तुम मानो 1 2 3 4 और ये रही अपनी 5 कार्बन का शुगर। फिर तुम मान जाओ इधर की साइड अपन लगा लेते हैं, यहाँ पे इधर समथिंग अपन लगाएंगे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जो भी चलेगा, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं अभी तो अपन। और इधर की साइड लग जाएगा ऐसे, इधर की साइड लग जाएगा फॉस्फेट। कुछ ये सा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, किसका, एक न्यूक्लियोटाइड का। दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड। चलो क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है अपन को। एक बार देख लो फाइनली इस पूरे पेज को, ठीक। अब आगे बढ़े, आओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुगर से जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो बीच में कौन सा बॉन्ड आता है। तो भाई अगर ये है अपना शुगर, ये अपना शुगर है, यहां से मैंने कहीं नाइट्रोजनस बेस जोड़ा था, इधर से, है ना, यहां से मैंने जोड़ा था नाइट्रोजनस बेस। ये कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, चाहे तो ये प्यूरिन हो सकता है, चाहे ये पायरिमिडीन हो सकता है। देखो फिक्स है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ये डीएनए है तो बिल्कुल फिक्स है कि इस स्ट्रैंड पे सारे प्यूरिन आएंगे, इस स्ट्रैंड पे सारे पायरिमिडीन आएंगे, नहीं।
कैसे भी हो सकता है, देखो स्ट्रक्चर में भी देखो कैसे भी हो सकता है, बट द ओनली थिंग इज पेयरिंग प्यूरीन एंड पायरिमिडीन की होगी, फिक्स है। जैसे भाई यूँ होता है ना कि अगर कपल डांस हो रहा हो तो कपल डांस में ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा फिक्स हो जाए कि नहीं भाई लड़की यहीं खड़ी होगी लड़का यहीं खड़ा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम कपल डांस चल रहा है तो कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता है, बट ये फिक्स है कि एक गर्ल और एक बॉय ही डांस करेंगे इसमें, ऐसा फिक्स कर दिया। सिमिलरली इस डीएनए में भी ये हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि भाई सारे प्यूरीन यहाँ होंगे सारे पायरिमिडीन यहाँ, रैंडम, कभी प्यूरीन इधर आ गया कभी प्यूरीन इधर आ गया कभी इधर आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। बट पेयरिंग जब भी करेगा एक प्यूरीन एक पायरिमिडीन के साथ ही पेयरिंग करता है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए तुम इमेजिन कर सकते हो, पायरिमिडीन एक्चुअली एक मोटा सा आदमी है ना, मोटा सा, ऐसे तुम समझ लो मोटा सा आदमी है, तो भाई जगह कम पड़ जाए तो दूसरे छोटे से लोगों को खड़ा कर देते हैं, है ना, तो भाई जगह कम है तो ऐसा दो मोटे लोगों को खड़ा कर देंगे तो जगह ठुस जाएगी, है ना, दो छोटे लोगों को खड़ा कर देंगे तो जगह छूट जाएगी, तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो इसलिए फिक्स कर दिया कि एक बड़ा मुश्तंडा आदमी और एक छोटा सा आदमी, जगह बिल्कुल सही बैठ जाती है। ये एक्चुअली में यही फंडा होता है पायरिमिडीन एंड प्यूरीन की पेयरिंग का, यही रीजन है। पायरिमिडीन बड़े 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 हैं, प्यूरीन बड़ा छोटा सा है, तो इसलिए देखो नाम से पता चल रहा है पायरिमिडीन बड़ा है, ठीक है। सो एक बड़ा आदमी एक छोटा आदमी साथ में खड़े होकर एकदम सही जगह भर देते हैं, ये देखो एकदम सही फिक्स आते हैं। अगर दो पायरिमिडीन भर दें तो वो भारी निकल जाएगा, और दो प्यूरीन भर दे तो वो इतनी सी जगह में काम चल जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए प्यूरीन एंड पायरिमिडीन एक साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी कि एक शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस बना होता है उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, ध्यान से देखना, यहाँ पे होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो एक शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। आगे देखो, फिर मुझे उधर फॉस्फेट भी जोड़ना है, तो फॉस्फेट के लिए पहले तो मैं 5 कार्बन पूरे कर लूँ, ये लो ये रहा 5वां कार्बन, ठीक है। इस कार्बन पे आके फॉस्फेट जुड़ता है, ऐसे यहाँ पर यहाँ जुड़ेगा। तो जब भी एक फॉस्फेट जुड़ता है, जब भी एक फॉस्फेट जुड़ता है तो ये कौन से बॉन्डिंग से जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, इतना अपन को पढ़ना है। अब क्या होगा, चेन को इधर से भी जुड़ना है, पहले तो भाई सिंपल है ना, चेन इधर से भी जुड़ेगी। जब डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो यही चेन एक तो चलनी है यूं, ये जो चेन है एक तो चलेगी यूं, ठीक है, ऐसे पूरी एंटायर, ताकि एक स्ट्रैंड बने, और इसी का ही जस्ट ऑपोजिट बनता है दूसरे स्ट्रैंड पे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सीधा सीधा, ओके। तो एक जो स्ट्रैंड बनता है उस पे हमेशा डायरेक्शन फिक्स होती है, और वो डायरेक्शन कैसे है वो मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, बस इतना बता रही हूँ। एक तरफ डायरेक्शन होता है 3' to 5' फिक्स कर दिया कि एक धागे का एंड होगा 3' to 5' और दूसरे धागे का एंड बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, वो हो जाएगा 5' to 3 एंड। तो हमेशा डीएनए की डायरेक्शन फिक्स होती है, समथिंग लाइक दिस। जब ये रन कर रहा है तो ये ऐसा होगा, एक रन करेगा 3' से, ये लो एक रहा, ये रहा 1, ये 1 ही चल रहा है, ये लो, और ये जो एंड आ जाएगा ये हो जाएगा 5', और जो दूसरा वाला है ये 5' से रन करेगा, समथिंग लाइक दिस, यूं 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 कर कर आ जाएगा 3' पे। तो हमेशा दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट रन करते हैं, वन फ्रॉम 3' to 5' एंड एंड अनदर वन फ्रॉम 5' to 3' एंड, तभी एकदम परफेक्ट पेयरिंग होती है इनकी। इसके और रीज़न है 3' 5' क्या होता है, बट वो मैंने बता रही क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। तो अभी तक अगर मैं सम अप करूँ डीएनए के बारे में क्या क्या बैठा, जो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, एक बार अपन देख लेते हैं। पहली बात, डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, पहली बात, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में ये बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ जुड़ के, ठीक है। फिर यहाँ पे फिक्स है कि भाई शुगर जो होगी वो हमेशा कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड, ओके। फिर नाइट्रोजनस बेस में जब पेयरिंग होगी तो एक प्यूरीन एक पायरिमिडीन के साथ पेयर करेगा, जिसमें भी फिक्स हो गया कि जब भी होगा एक एडेनिन एक थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ पेयर बनाएगा, और एक ग्वानिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से पेयर बनाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट बात ये डिसाइड हुई कि जब भी दो स्ट्रैंड्स रन करेंगे उनकी पोलैरिटी एकदम ऑपोजिट होगी, दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। मतलब अगर एक स्ट्रैंड 3' से 5' डायरेक्शन में रन कर रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड हमेशा उसका ऑपोजिट रन करेगा, दैट इज 5' to 3' एंड। इतनी बातें क्लियर होगी? अभी तक तो बिल्कुल सिंपल सी बातें बताई हैं और कुछ बना ही नहीं है अपना, ठीक है। अब बस कुछ आखिरी बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो कॉमन स्ट्रक्चर बनता है, जो कॉमन डीएनए फोल्डिंग होती है, वो राइट हैंडेड फैशन में होती है, राइट हैंडेड फैशन में होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात जो बताई गई वो ये है कि जब तुम सोच रहोगे इतनी सारी बातों में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे, तो देखो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऐसे होती है कि आपका ये जो डीएनए है, इस डीएनए में सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स बोलते हैं। और वो जीन्स क्या है, बेसिकली ऐसे खूब सारी पेयरिंग है। अब ये ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एक डीएनए को अगर मैं खोलूं, ऐसे इमेजिन करो मैंने ये डीएनए खोल दिया, ठीक है, तो इन डीएनए में पेयरिंग है, समथिंग लाइक दिस पेयरिंग, इस तरीके से। जैसे यहाँ मानो यहाँ ए है, यहाँ जी है, यहाँ टी डाल देती हूँ मैं, ये सी डाल देती हूँ, जी ए टी, और यहाँ सी, ये मैंने अपने मन से डाला है, मेरी इच्छा से डाल दिया मैंने। अब तुम्हें डेफिनेटली इसी के अकॉर्डिंग दूसरे स्ट्रैंड पे कोडिंग करनी पड़ेगी। करके देखो एक बार, मैंने तुम्हें फिक्स बता दिया कि जब भी कोडिंग होगी ऑपोजिट कैसे होने वाली है। देखो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे और यहाँ पे टी आ जाएगा। अगर यहाँ पे जी है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी आ जाएगा। अगर यहाँ टी है तो अगेन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ए आ जाएगा। फिर सी है तो जी आ जाएगा, जी है तो सी आ जाएगा, ए है तो टी आ जाएगा, टी है तो ए आ जाएगा, और सी है तो जी आ जाएगा। समझ गए? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा फंडा लगाया। जो भी ऊपर लिख रहा है उसी के ऑपोजिट उसका मैंने बना दिया। मेरे को पता है कि भाई ए के साथ टी आएगा, तो अगर कहीं टी है तो टी के साथ ए आ जाएगा। मुझे पता है जी के साथ सी आएगा, तो कहीं सी है तो जी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये पेयरिंग करा दी। अब इन पेयरिंग में 3 न्यूक्लियोटाइड, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब काम की बातें आ रही हैं। ये जो सारी पेयरिंग्स हैं, इन पेयरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? बेस पेयर्स। दीज आर कॉल्ड एज बेस पेयर्स, ठीक है। इन बेस पेयर्स में, जैसे ये मैंने एक लूप देखा ना इधर की साइड वाला, तो एक बेस पेयर के अंदर, मतलब एक इस पूरे एरिया के अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं, टोटल 10 बेस पेयर्स, ठीक है। अब ये जो बेस पेयरिंग हो रखी है ना, इन बेस पेयरिंग्स में ऐसे 3-3 का ग्रुप बना लो, 3-3 का ग्रुप। जैसे कि ये मैंने ये मान लिया, ये एक ग्रुप ये रहा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। फिर एक ये रहा, ये लो, ये लो, ये रहा। हालांकि मैंने अपने मन से बनाया, अगर बुक में देखोगे तो जेनेटिक कोड्स फिक्स दे रखे हैं, ये तो मैंने अपने मन से बना दिया। तो जब 3 न्यूक्लियोटाइड ऐसे एक साथ होते हैं तो इनको अपन एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और इन तीनों को हम बोल देते हैं कोडॉन। दीज आर कॉल्ड एज कोडॉन, ठीक है। कोडॉन जो होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कोडॉन ऐसे जो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है ना, ये क्या है, इनको अपन ने 3-3 के पेयर में पढ़ना है। और ये 3-3 का पेयर बताएगा कि भाई आगे जाके कौन सा अमाइनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनाना है। बात समझ आई तुमको? ये बात ध्यान से सुननी है। एक्चुअली में जो आप पढ़ रहे हो ना डीएनए, ये डीएनए बेसिकली बॉस है न्यूक्लियस का। डीएनए का अल्टीमेट काम है सेल में प्रोटीन बनवाना, ठीक है। डीएनए का अल्टीमेट काम है प्रोटीन बनवाना। अब भाई बॉस थोड़ी जाएगा सेल से, मतलब तुम समझो, सेल के न्यूक्लियस में बैठा है बॉस डीएनए। अब बॉस थोड़ी उठ के जाएगा प्रोटीन बनवाने, नहीं ना। तो बॉस ने एक सेक्रेटरी रख रखा है जिसका नाम है आरएनए। ध्यान से सुनना, ये जो मैंने बात बताई मैं सम अप कर देती हूँ। ये रहे देखो एक पूरी जगह पे, ये देखो अपन ने बोला कि ये एक पेयरिंग है। इस एक पेयरिंग में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। इस एक पेयरिंग में यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बेस पेयर्स होंगे टोटल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो ये लेंथ भी दे रखी है, ये टोटल 34 एंगस्ट्रॉम का, इसमें 10 बेस पेयर्स हैं और एक के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ये मैं तुम्हें बातें बताना तो नहीं चाहती क्योंकि काम का नहीं है, आप तो डायरेक्टली इतना याद रखो कि एक पूरा का पूरा जो टर्न है उसमें 10 बेस पेयर है, ठीक है। अब देखो ये रहा आपका जीन, यही जो बातें मैं बता रही हूँ। जीन को मैंने खोल के देखा तो ऐसे ना पेयरिंग लिखी हुई है, देखो पूरा ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा है ना, भयंकर खुफिया कोडिंग लिख रही है। असली में यही होता है, ये खुफिया कोडिंग्स लिख रही हैं जो कि प्रोटीन बनवाएंगी स्पेसिफिकली। और ये प्रोटीन ही डिसाइड करती है तुम क्या हो भाई।
जो प्रोटीन बनेगा वैसी ही कलर की तुम्हारी आंखें होंगी, जो प्रोटीन बनेगा वैसे ही तुम्हारा रंग होगा, जो प्रोटीन होगा वैसे ही तुम्हारे बाल होंगे, जो प्रोटीन होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी हाइट होगी। तो भाई ये खुफिया कोडिंग तुम्हारी बॉडी की है, ठीक है। सो ये जो कोडिंग्स लिख रही हैं, इन कोडिंग्स को पढ़ना कैसे है, 3-3 का ग्रुप बना दो, जैसे ये फर्स्ट 3, ये सेकंड 3, ये थर्ड 3, ये फोर्थ 3, ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे से ग्रुप बन जाते हैं 3-3 के। तो ये जो 3-3 के ग्रुपिंग बनती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोडॉन। ये बात तो समझ आ गई। कोडॉन जो है वो बेसिकली प्रोटीन कोड करवाएगा, देखो नाम से पता चल रहा है, कोडॉन ये प्रोटीन को कोड करवाएगा। कैसे कोड करवाएगा, देखो ये है तुम्हारा सेल, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में बैठा है हमारा बॉस, ये रहा, ये न्यूक्लियस में बैठा है हमारा बॉस, और ये बॉस कौन है, डीएनए। डीएनए ने प्रोटीन बनवाने, तो डीएनए कहता है यार मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो बॉस हूँ, मैं काय को प्रोटीन बनवाने जाऊंगा। इसने एक सेक्रेटरी रख लिया, और इसकी सेक्रेटरी का नाम क्या है, आरएनए। यहाँ पे इसकी सेक्रेटरी का नाम कौन है, क्या है इसका सेक्रेटरी का नाम, आरएनए। दिस इज आरएनए, ओके। तो डीएनए आरएनए को बता देता है कि बेटा ऐसा है कि तुम्हें ये प्रोटीन बनवाने हैं, जाके आज की तारीख में सारे प्रोटीन बन जाने चाहिए, जाओ दफा हो जाओ, ठीक है। ये सब न्यूक्लियस में चल रहा है, तो ये दफा हो जाती है बेचारी, निकल जाती है। ये लो, ये कहाँ पर आ गई, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर आ गई ये, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आकर ये यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं ना, उन्हें बिल्कुल इसी कोडिंग में जैसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा रहता है। जैसे सपोज करो ये पेज है, ये पेज है, ये इन्फॉर्मेशन ये ऐसे लिखवा देता है आरएनए को कि देख पहला जब तू प्रोटीन बनवाए तो पहला अमाइनो एसिड लेना मीथियोनिन, पहला अमाइनो एसिड ले लेना मीथियोनिन। उसके बाद जब तुम नेक्स्ट अमाइनो एसिड डालो तो प्लीज़ तुम लाइसिन डाल देना, फिर तुम वेलिन डाल देना, ऐसे पूरा बता देते। जैसे ये हो गया डीएनए, वो मैडम है, मास्टर शेफ है ये, और ये बता देती है कि अगर तुम्हें आज देखो आरएनए तुम्हें प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने की विधि है पहले बता देती है। अपन ये बताते 1 किलो शक्कर डालना, 1 किलो बेसन डालना, पता नहीं कुछ ऐसे करके मिक्स करके अपन बता देते हैं। तो सिमिलरली डीएनए पूरी रेसिपी बता देती है कि बेटा तेरे को जाके बाहर प्रोटीन बनाना है, और मैं रेसिपी बता रही हूँ उसी ऐसे सेम सीक्वेंस में डालना। पहला अमाइनो एसिड तू जोड़ियो मीथोनिन, उसके बाद दूसरा अमाइनो एसिड तू डालियो लाइसिन, तीसरा अमाइनो एसिड डालियो वैलिन, एंड ऐसे ऐसे करके पूरा सीक्वेंस बता देती है, और फिर फाइनली छोड़कर आ जाइयो। इतना बता दिया। सो डीएनए ने आरएनए को बताया, आरएनए गया साइटोप्लाज्म में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, और जाकर वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके पास लिखा हुआ है कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, और उनको पकड़ पकड़ के जोड़ना है। और अमाइनो एसिड्स क्या है, देखो अमाइनो एसिड ऐसे घूम रहे हैं मस्त, साइटोप्लाज्म में ऐसे घूम रहे हैं। ये लो, ये पी, ये तो पार्टी बना रहे हैं, इनको अभी पता ही नहीं है कि इनको पकड़ पकड़ के प्रोटीन बना दिया जाएगा। देखो ये अमाइनो एसिड ऐसे पार्टियां बना रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म में, मजे से नाच रहे हैं, ठीक है। अब जब ये आरएनए जाएगा, आरएनए नाम की सेक्रेटरी जाएगी, ये ऐसे लिस्ट पकड़ी पकड़ी घूम के देख रही है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड मैंने पकड़ने, और वो देख लेती है कि भाई पहले मीथियोनिन है, तो मीथियोनिन को ऐसे पकड़ लेगी और जोड़ती जाएगी। सो इस तरीके से तुम्हारे प्रोटीन्स बनते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फंडा मैंने बताया। ये जो फंडा मैंने बताया इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। देखो देखो बच्चों, यही बात लिख रही है। पहले ये न्यूक्लियस तक की बात है, देखो ये न्यूक्लियस में हो रही है बात। न्यूक्लियस में डीएनए जब खुद का अमाउंट बढ़ाना चाहता है तो वो रेप्लिकेशन कर लेता है। ये तो डीएनए का खुद का मैकेनिज्म है। डीएनए क्या कर लेता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, हालांकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, बट फिर भी एक बार देखो। रेप्लिकेशन क्या होता है, जब भी हमने सेल डिवीजन करना होता है, ठीक है, तो भाई देखो कुछ कितना ही अमीर आदमी हो, कितना ही अमीर आदमी हो, जब बात बच्चों की आ जाती है ना तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। प्रॉपर्टी बंटवारा कर रहा है, डीएनए अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। भाई अब बच्चों की बात है, देखो ऐसे बॉस है, बट बच्चों के आगे कोई बॉस नहीं होता, ऐसे तुम मानोगे। तो इसको अपनी दोनों सेल को बराबर बराबर कंटेंट देना पड़ेगा, यानी कि अपनी दोनों बेटियों को या अपने दोनों बच्चों को अपना कंटेंट आधा आधा देना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, जैसे ये है, ये ध्यान से देखो, मैं तुम्हें पहले भी यही डायग्राम दिखा चुकी हूँ। जैसे ये है, ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये रहा ये क्रोमोसोम, इसके अंदर ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए। अभी क्या होगा जब सेल डिवीजन होता है, तो आप मेरे साथ पढ़ चुके हो कि सेल डिवीजन में पहला फेज होता है G1, सेकेंड फेज होता है S, फिर होता है G2, और फिर फाइनली आता है M फेज। सो M फेज तक पहुंचने के लिए पहले तैयारियां की जाती हैं, जिसमें से जो S फेज है उस फेज में स्पेशल तैयारी ही होती है डीएनए रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन क्या होता है,
ये जो है ये पहले से ही तैयार करके रखता है कि मैं अपने कंटेंट को डिवाइड करने के लिए पहले से ही एक्स्ट्रा बना के रखता हूँ। तो ये क्या करता है, खुद ही की ही एक स्ट्रैंड ऐसे डुप्लीकेट कर लेता है, खुद में ही एक चीज डुप्लीकेट कर लेता है और ऐसे ही अपना डीएनए डबल करके रखता है ताकि ये अपनी दोनों ही आगे वाली सेल्स को कंटेंट आधा आधा दे सके। ठीक है, तो ये इनका सेंट्रोमियर कॉमन रहता है, ध्यान से देखना, इनका सेंट्रोमियर तो कॉमन रहता है। और ये दो तैयारी कर ली कि भाई जब भी मैं डिवाइड करवाऊंगा ना तो एक को ये दे दूंगा, एक को ये दे दूंगा। इतनी बात समझ आ गई। तो ये तो क्या किया, बेसिकली डीएनए ने खुद को ही रेप्लिकेट किया। अब अगर तुम इसी रेप्लिकेशन को ध्यान से और देखना चाहते हो तो ऐसे होता है, देखो ये रहा एक डीएनए, अब इसने रेप्लिकेट करना है तो पहले क्या होगा, ये दोनों ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, क्योंकि ये पेरेंट का स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड को मैं बोल दूं पेरेंटल स्ट्रैंड। दिस इज वन पेरेंटल स्ट्रैंड, दिस इज अनदर पेरेंटल स्ट्रैंड। ओके, क्लियर है। आगे देखो, अब इन्होंने एक नया सेगमेंट बनाना है तो ये ऐसे एक दूसरा सेगमेंट बना देते हैं लाइक दिस, दिस इज द सेकेंड सेगमेंट। ठीक है, ये बन गया आपका न्यू स्ट्रैंड और इसी से ही आपके पास बन गए दो डीएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस ही रेप्लिकेशन कहलाता है, कुछ भी नहीं है। एक ये से बंधे हुए हैं, एक इधर अलग कर दो, एक इधर अलग कर दो और इसके अराउंड एक नया स्ट्रैंड बना दो, इसके अराउंड एक नया बना दो। तो मैंने तो अपना कंटेंट आधा आधा दे दिया ना, अब एक एक थोड़ा नया बनाना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा कंटेंट आधा आधा गया है। इसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये डीएनए का खुद का पर्सनल मैकेनिज्म है खुद को रेप्लिकेट करने का। तो ये देखो लिख रहा है डीएनए, नीचे लिख रहा है रेप्लिकेशन, ये रहा डीएनए। ओके, अब क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया डीएनए तो न्यूक्लियस में रहता है, डीएनए बॉस है, पर इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनवाने की। तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है, आरएनए को। आरएनए को कहता है बेटा तुम जाओ साइटोप्लाज्म में और प्रोटीन बनवाओ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है ना, ऐसे जैसे तुम समझ रहे हो, मुझे रेसिपी बनानी आती है, तुमको नहीं आती, मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ कि बेटा ऐसा करना, 1 किलो शक्कर ले लेना, 1 किलो घी ले लेना, 1 किलो बेसन लेना, ये सारी बातें तुम नोट करोगे। सिमिलरली डीएनए आरएनए को नोट करवाता है कि भाई जब तू बाहर जाए तो प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड ये ले लियो, दूसरा ये ले लियो, तीसरा ये ले लियो, चौथा ये ले लियो एंड सो ऑन। सो ये जो कहानी पूरी डीएनए आरएनए को बताता है, इस कहानी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस कहानी इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए को पता चल जाता है कि मुझे बाहर जाके कौन कौन से प्रोटीन, मतलब कौन कौन से अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनाने। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर में, आरएनए कभी कभी देखो ये बात ध्यान से सुनना, मेजॉरिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि हमारे अंदर, डॉग के अंदर, कैट के अंदर, वेल के अंदर, प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, ऐसे चलते चलते अपन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, मेजरली सबके अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, मेजरली। ठीक है, थोड़े से ना वायरस बड़े अजीब टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरस ने थोड़ा एक तो गंद मचा रखी है पूरी। वायरस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। ठीक है, अजीब से तो प्राणी है, अंदर आएंगे तो जिंदा हो जाते हैं, बाहर जाएंगे तो मर जाते हैं, मतलब मरते भी नहीं है, मतलब कोई एक रेस्टिंग स्टेट में चल जाते हैं। सो वायरस क्योंकि प्रॉपर ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना नॉन लिविंग है, तो फीचर भी अजीब अजीब से दिखाते हैं। ऐसे तो वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, बट कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, और ये इतने बदतमीज होते हैं कि ये उल्टा भी जानते हैं, यानी कि उल्टा सेक्रेटरी ही बॉस की बॉस बनने लग जाती है। यहाँ पे आरएनए डीएनए के साथ बदतमीजियां करने लग जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो स्टार लग रहा है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली यहाँ से आरएनए से डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं, उल्टा सेक्रेटरी बॉस को ऑर्डर दे रही है यहाँ तो कि चल भाग, तू मुझे कैसे सिखाएगा, तू ये सीख पहले, तू ये लिख सारी बातें। ठीक है, मतलब ये हो गया, ये तो मतलब क्या हो गया, मतलब गजब ही हो गया। डीएनए से आरएनए बनना था, यहाँ उल्टा हो रहा है। कुछ वायरसेस और ही महान है, वो अपने आरएनए से डीएनए में परिवर्तन ला सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ गए तुम? तो ऐसी बेइज्जतियां भी हो जाती हैं बॉस की भी, और ये केस वायरस का ही होता है, याद रखना, ये वायरस का ही केस होता है बस। ठीक है, आगे चलो। आरएनए गया साइटोप्लाज्म में, अभी हम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं वापस से। अब आरएनए कहाँ आ चुका है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आके उसको अलग अलग क्या दिख रहे हैं, अमाइनो एसिड्स, जो कि मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। ये रहे वो अमाइनो एसिड्स, ऐसे घूम रहे हैं, है ना, कहाँ घूम रहे हैं, ये
साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं, अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, ये अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, इनको पकड़ पकड़ के हमें क्या बनाना है, प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस, ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिससे आरएनए प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन तुम्हारा मतलब पता नहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, पता नहीं का मतलब है n नंबर ऑफ चीज़ों के लिए प्रोटीन्स बनते हैं। मैंने तुम्हें जैसे बताया आँखों के कलर के लिए, स्किन कलर के लिए, बॉडी के इंटरनल एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, मैंने कितनी सारी चीज़ें प्रोटीन वाली। सो ये सारी कोडिंग आपका डीएनए करवाता है। सो इस लास्ट प्रोसेस को जो डीएनए से प्रोटीन बनता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स पकड़ पकड़ के ऐसे जोड़ दिए जाते हैं, एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं और बना दिए जाते हैं प्रोटीन। क्लियर है? इस पूरे ये जो चीज अभी अपन ने पढ़ी है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा। और ये एक्चुअली में किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने तो मॉडल दिया डीएनए का। खाली अकेले क्रिक ने ये और चीज बता दी, अकेले क्रिक ने बताई थी ये सेंट्रल डोगमा, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअली में काम कैसे करता है डीएनए। डीएनए पहले आरएनए बनवाता है, आरएनए जाके प्रोटीन बनवाता है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? चलो आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं चारगफ रूल। चारगफ रूल बेसिकली क्या है, जो पेयरिंग्स करते हैं ना अपन एडेनिन एंड थाइमीन की, ग्वानिन एंड साइटोसिन की, उसके लिए कुछ एक रूल बना दिया उन्होंने, सिंपल सा रूल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ भी है और आते भी हैं, इसलिए अपन को पता होना चाहिए। देखो बेसिकली ये है, क्या होता है, उन्होंने बोला कि जब भी आप एक डीएनए को देख रहे हो, जब भी एक डीएनए को ले रहे हो, तो मैं फिक्स कर देता हूं कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। फिक्स कर दिया उन्होंने। उन्होंने बताया कि भाई एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और अगर आप पूरे डीएनए में एडेनिन का कंटेंट देखोगे ना, तो वो एग्जैक्टली बराबर होगा। अगर मेरे पूरे डीएनए में 10 एडेनिन है तो भाई थाइमीन भी 10 ही होंगे, फिक्स है। बात समझ रहे हो? क्या बोला उन्होंने कि जो डीएनए है, इस डीएनए में बेस पेयरिंग्स हो रखी हैं। इन बेस पेयरिंग्स में से फिक्स है कि एडेनिन थाइमीन के साथ ही बेस बनाता है, मतलब बॉन्डिंग बनाता है। और एक डीएनए में अगर टोटल पूरे डीएनए में 10 एडेनिन है ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए 10 ही थाइमीन है। या अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पूरे डीएनए में, इस पूरे डीएनए में 20 थाइमीन है, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाना चाहिए कि भाई फिर 20 ही एडेनिन होंगे। दैट मीन्स देखो ये तराजू बन रहा है, इधर देखो तराजू, इस तराजू में यही बताने का मतलब है कि जितना भी डीएनए में थाइमीन होगा उतना ही डीएनए में एडेनिन होगा, एंड वाइस वर्सा। जितना डीएनए में एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा। ये इनका पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि भाई जितना डीएनए में ग्वानिन है, देखो उतना ही साइटोसिन होगा, फिक्स है। ये भी सिंपल सी बात है ना। ये बोल दिया कि भाई ग्वानिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से पेयरिंग करेगा। और ये भी मैं फिक्स बोल रहा हूँ कि अगर एक डीएनए में सपोज करो 50 ग्वानिन है, तो फिक्स है साइटोसिन भी 50 होंगे। या तुम्हें पता है कि साइटोसिन 50 है, तो फिक्स है कि ग्वानिन भी 50 होंगे। यानी कि इनका अमाउंट भी हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होना है, फिक्स है। ठीक है, ये था चारगफ का पहला रूल। ठीक है, आगे देखो। चलो नेक्स्ट चीज देखो, उन्होंने बोला नेक्स्ट चीज कि अगर तुम एडेनिन प्लस ग्वानिन, पूरे डीएनए का अगर एडेनिन प्लस ग्वानिन कर दोगे तो इट विल बी इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन। ये नेक्स्ट चीज है। तो दो ही बातें याद रखनी है, एक ये इक्वल इक्वल वाला, और एक एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 120 एडेनिन। फिक्स दे दिया उसने कि भाई एक सेगमेंट है जिसमें 120 एडेनिन है। दूसरा वो बोल रहा है कि इसी सेगमेंट में 120 साइटोसिन है। अब तुम्हें बताना है कि टोटल नंबर में न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, करके देखना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फिक्स से उन्होंने दे दिया कि एडेनिन दे दिया और साइटोसिन का अमाउंट दे दिया, और वो पूछा टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। देखो मुझे पता है एडेनिन कितना है, तो मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास थाइमीन कितना होगा। क्यों? क्योंकि भाई एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन, तो मेरे थाइमीन भी 120 ही होंगे, है ना। तो मेरे को टोटल निकालने के लिए तो मुझे A प्लस T
प्लस जी प्लस सी करना पड़ेगा, उससे मुझे टोटल आ जाएगा। तो अभी मुझे ए और टी के बारे में पता चल गया कि ए भी 120 है, टी भी 120 है, तो लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे 120 प्लस 120। अब मुझे दे रखा है कि सी 120 है, तो मुझे पता चल गया जी भी 120 ही है। क्यों? क्योंकि भाई G इज इक्वल टू सी, तो ये भी 120, ये भी 120, बस निकाल लो, टोटल आ जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ह्यूमन है, क्वेश्चन दे रखा है कि कोई ह्यूमन है, उसके अंदर एडेनिन 30% है, दे दिया कि भाई एडेनिन 30% है। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अदर नाइट्रोजनस बेसिस, वो बोल रहा है कि भाई बताओ कितने कितने दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, जरा जल्दी से तो बताओ। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैं A प्लस टी प्लस जी प्लस सी करूँगी तो मेरा टोटल कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। सिंपल है ना यार, टोटल ही करके तो 100% निकाला जाता है। ठीक, इतना पता है। अब उसने क्वेश्चन में दे दिया कि एडेनिन 30% है। अब पूछ रहा है कि बताओ भाई बाकी सारे नाइट्रोजनस बेसिस कितने कितने परसेंट होंगे। तो पहला सिंपल सा फंडा लगाओ, अगर हमें एडेनिन पता है तो A इज इक्वल टू टी, तो हमारा टी भी 30% होगा। ठीक है, आपके पास आ गया A 30% है और हमें पता चल गया T भी 30% ही है। अब हमें अभी तो G और C के बारे में पता करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। ठीक है, मुझे A और T पता चल गए, तो मैं ये लिख देती हूँ A 30% है, T 30% है, प्लस G प्लस सी इज इक्वल टू 100%। कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, प्लस G प्लस सी इज इक्वल टू 100। बेसिक मैथ्स लगा के अपन को 60 को इधर पहुंचा देना है। कितना हो जाएगा, G प्लस सी इज इक्वल टू 100 माइनस 60, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो G प्लस सी 40 है, तो अगर तुम प्रॉपरली G और C निकालना चाहते हो तो तुम्हें इसे आधा आधा डिवाइड करना पड़ेगा। 40 का आधा कितना होता है, 20। तो अगर कायदे से देखा जाए तो G भी 20% होगा और C भी 20% होगा। अब अगर तुम इन चारों को टोटल करोगे ना, 100% ही आंसर आना चाहिए। देखो 30 प्लस 30 60, 70 80 90 100, यानी कि आपका आंसर सही है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं चारगफ रूल पे। हालांकि ध्यान ये बात रखनी है कि कभी, जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने एक बॉन्डिंग को बेस बना दिया था, यानी कि एक बॉन्डिंग में दो न्यूक्लियोटाइड्स के डिस्कशन कर दिए थे कि एक बॉन्डिंग में यहाँ पे T है और यहाँ पे ये C है, अब बताओ इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। तो बिल्कुल बेसिक जो मैंने तुम्हें बेस सिखा दिया ना, बस उसी को ही लॉजिक लगा के चलना है। तो चारगफ रूल में ये बातें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यही आगे बोल रहा है, देखो A प्लस जी जो है इट इज इक्वल टू टी प्लस सी। तो अगर मैं चारगफ रूल को सम अप करूँ ना, तो ये है सम अप, A का कंटेंट T के बराबर होता है, G का कंटेंट C के बराबर होता है, और पूरे DNA में A प्लस जी कर लो तो वो किसके बराबर होता है, T प्लस सी के। यही रूल है। और फिर इक्वल टू 1 ये भी कर सकते हो, A प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 100% ऑफ द टोटल DNA। ठीक है, चलो चारगफ रूल सम अप करने के बाद हमने जो भी सेंट्रल डोग्मा सीखा था उसका बहुत छोटा सा थोड़ा डिटेल देखेंगे। देखो पहला प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए ही बेसिकली डीएनए ही अपना कंटेंट डबल करता है। ये प्रोसेस कब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट फेज है। कब होता है, सेल डिवीजन के एस फेज में होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई जो कंटेंट है, जो डीएनए का कंटेंट है, वो हमने क्या करना है, डबल करना है। ये लो डीएनए कंटेंट डबल करना है ताकि दोनों बच्ची सेल्स में बराबर बराबर जा सके। तो बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट सा मैं इसको सम अप कर रही हूँ क्योंकि डिटेल में अपन नहीं जा सकते इस टॉपिक के अभी। तो देखो ध्यान से, डीएनए ऐसे ऐसे कॉइल्ड होता है, नहीं ऐसे कॉइल्ड होता है, ये ऐसे कॉइल्ड था। ठीक है, डीएनए की कॉइलिंग को पहले खोला जाता है, थोड़ा सा डीएनए की कॉइलिंग को खोला जाता है। तो ये जो डीएनए, अगर मैं इसी की कॉइलिंग को खोल दूं तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ये लो मैंने कॉइलिंग खोल दी, ओके, समथिंग लाइक दैट। अब इस कॉइलिंग को खोलने में सिंपल सी बात है ना, एक स्ट्रैंड रन कर रहा होगा 3' to 5', ये अपन को पता है। एक स्ट्रैंड रन करता है 3' to 5', तो दूसरा स्ट्रैंड रन करता है 5' to 3'। ये बात तो समझ आ गई। एक मिनट को उसको ध्यान से देखना वापस से एक बार। ये एक स्ट्रैंड है 1, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ रन करेगा, 3' to 5'। ठीक है, फिर आता है दूसरा स्ट्रैंड, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरा स्ट्रैंड जो होगा
दैट विल बी 5' to 3'। ये बात तो अपन को पता ही है, ठीक है। अब इन्हीं स्ट्रैंड्स को तुम खोल रहे हो, थोड़ा लो इन्हीं स्ट्रैंड्स को खोल दो, तो ये रहा आपका थोड़ा सा खुला हुआ स्ट्रैंड ये वाला, और ये रहा तुम्हारा खुला हुआ स्ट्रैंड ये वाला। ये लो खोल दिया अपन ने, स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी तो वही रहने वाली है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। वो यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज कराना शुरू करता है, ठीक है। जैसे ये था स्ट्रैंड 3' to 5', ये था 5' to 3', ठीक है। ये सिंथेसाइज कराना शुरू करता है। अब जब ये सिंथेसाइज कराता है, तुम इस डायग्राम पे देखना, यहाँ पे ये 3' एंड जो होता है, 3' जो एंड होता है, यहाँ से काम करना शुरू करता है, यानी कि ये काम करना यूँ शुरू करता है। तो ये आ गया आपके पास, ऐसे इमेजिन करो, ये रहा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आता है और छोटे छोटे, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोडिंग लिखी हुई होगी ATGC, फिर AG, ऐसे करके कुछ कोडिंग्स लिखी होंगी। तो डीएनए पॉलीमरेज ना ऐसे देखते देखते चलता है। जैसे ये सपोज करो मैं हूँ डीएनए पॉलीमरेज, और ये मेरा जो ऑपोजिट वाला है जहाँ पे मुझे स्ट्रैंड्स बनाने, तो देखते देखते चलेगा। अच्छा A लग रहा है, ठीक है, ये लो T लगाओ, फिर आगे चलता है G लग रहा है, ओके C लगाओ, फिर आगे चलता है C लग रहा है, ओके G लगाओ। तो ऐसे ना पढ़ता पढ़ता आगे चलता है, पढ़ता पढ़ता आगे चलता जाता है, और धीरे धीरे उसके जो भी ऑपोजिट है बेस पेयरिंग बनाता जाता है। और इन बेस पेयरिंग को जोड़ जोड़ के ऐसे देखो डीएनए बनाया जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें। तो ये हमेशा वर्क कर रहा है, ये 3' है, वो 5' है, ठीक। तो ये ऑपोजिट वर्क कर रहा है, देखो 5' to 3', ये वर्क करता जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस करता 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 यहाँ पहुंच गया। अब दिक्कत ये है कि भाई ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड भी तो हमने सिंथेसाइज करना है, ठीक है। तो ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड में भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहता है कोई बात नहीं, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी शर्त ये रहती है हमेशा कि मैं हमेशा 5' से 3' ही बनाऊंगा। अब तेरी मर्जी, तूने यूं खोल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे भी यूं ही बनाऊंगा, नो, मैं तो 5' से 3' ही बनाता हूँ, ये मेरा अपना उसूल है, ठीक है। तो हमें मानना पड़ेगा यार, मजबूरी का नाम है। तो यहाँ पर अपन ने यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज को बोला ठीक है चलो भाई तू यहाँ से बनाना शुरू कर। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से बनाना शुरू करता है। तो यहाँ से क्या करता है, 5' से 3' छोटी छोटी सेगमेंट्स बनाता जाता है, 5' से 3', 5' से 3', ऐसे छोटी छोटी सेगमेंट्स बनाता जाता है। ये छोटी छोटी सेगमेंट्स जो है भाई, डीएनए टूटा फूटा तो बनना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है चिपकाने वाला, ग्लू वाला एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो वो क्या करता है, इस तरह से ग्लू जैसा होता है डीएनए लाइगेज, ऐसे ना फेविकॉल गिरा गिरा के, फेविकॉल तो नहीं यार मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, दिस इज डीएनए लाइगेज। ये ऐसे सेगमेंट्स को जोड़ता जाता है, ऐसे सेगमेंट्स को जोड़ता जाता है, बस ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। एक बार मैं वापस बताती हूँ, ये प्रोसेस काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, बट मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ जितना अपन के काम का है। ध्यान से सुनो, डीएनए जो है वो पूरा जिप्ड है ना। अपन ने यहाँ पे अंदर एक एक नए स्ट्रैंड बनाने, नए स्ट्रैंड बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो ये बड़ा सारा जो डीएनए उसको थोड़ा सा हल्का सा खोला, ठीक है। हल्का सा खोला तो भाई एक स्ट्रैंड यूं है, एक स्ट्रैंड यूं है, एक स्ट्रैंड तुम्हें ऊपर दिख रहा है, एक स्ट्रैंड तुम्हें नीचे दिख रहा है। एक स्ट्रैंड में क्या होता है, ऊपर वाले स्ट्रैंड में ये कहता है हमेशा डीएनए पॉलीमरेज कि मैं 5' से 3' ही काम करूंगा, ठीक है। सो 5' से 3' जब काम करने को अपन से कह देते हैं ठीक है भाई तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये काम करना शुरू करता है, ऐसे बस चेकिंग करता जाता है, ओके ए है तो मैं यहाँ पे टी लगा देता हूँ, जी है तो मैं यहाँ पे सी लगा देता हूँ, सी है तो मैं यहाँ पे जी लगाता हूँ, एंड ऐसे करता 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 पढ़ता पढ़ता ऐसे उठा उठा के पेयरिंग करता हुआ चलता है। एंड डीएनए पॉलीमरेज एरर बहुत ही कम करता है, मतलब तुम समझ लो ये एरर लेस काम करता है, ये खुद ही प्रूफ रीडिंग भी करता जाता है। कैसे, मतलब बहुत अकलमंद है डीएनए पॉलीमरेज। कैसे, देखो जैसे चल रहा है ना, ये चेकिंग कर लेता है, फिर लगता है फटाफट ऐसे यूं मुड़कर फटाफट चेकिंग कर लेता है, सही लगाया ना, चलो ओके फटाफट फटाफट ये यहाँ लगा दी, फिर देख लेता है फटाफट सही लगाया ना, थी ऐसे करता है। सो ये अपनी ही प्रूफ रीडिंग भी करता हुआ चलता है, ओके। सो काफी दिमागदार बंदा है डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि अगर ये तुम्हारे जीन्स में थोड़ी सी भी चेंजेस कर देना तो तुम्हें बीमारियां हो जाएंगी, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा ना एक एक जीन्स के बिगड़ने से भी दिक्कतें आ जाती। सिकल सेल अनीमिया पढ़ा था हमने, GAG से GUG बन गया, बस इतनी सी गलती हुई थी, इतनी सी गलती, और इतनी सी गलती से हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई। सो ये गलती कर ही नहीं सकता, ही शुड बी परफेक्ट, सो ही इज मिस्टर परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट।
और ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट जिसकी भी बॉडी में गड़बड़ कर देता है ना, मतलब उस बेचारे की ऐसे हो जाती है, उसको पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो जरा सा एक बेस पेयरिंग का चेंज होना भी बहुत बड़ी गड़बड़ कर देता है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज को परफेक्शनिस्ट बनना ही पड़ेगा, ठीक है। खुद ही करता जाता है, खुद ही चेकिंग भी करता हुआ जाता है, ठीक। अब इधर आता है, फिर बोलते सब अपन इससे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं यार प्लीज इधर से बना देना भाई, ऐसे क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं तू ऑपोजिट बना दे 3 से 5 से। कहता है नो, मेरा एक ही फंडा है, मैं काम तो 5 से 3 ही करूंगा, चाहे तुम्हारे जो स्ट्रैंड्स है वो टूटे टूटे बने, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो इसी डायरेक्शन में काम करता हूँ। अपन कहते हैं ठीक है चल तू कर ले काम। यहाँ से अपन इसे फिर काम कराना शुरू कर देते हैं। कौन है ये? डीएनए पॉलीमरेज। ये यहाँ से काम करना शुरू करता है और इसे छोटे 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 स्ट्रैंड बनाता है। अपन के पास भी जुगाड़ है यार, अपन अल्टीमेटली जुगाड़ू लोग हैं। अपन कहते हैं बना ले यार छोटे फ्रेगमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अपन इतने में कॉन्टैक्ट करके रखते हैं लाइगेज के साथ। लाइगेज क्या होता है? चिपकाने वाला होता है, इसको चिपकाना आता है सेगमेंट्स को। तो क्या होता है, छोटी छोटी जो फ्रेगमेंट्स बना बना के जाता है ना, इन छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दीज छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को अपन जुड़वा लेते हैं किससे? लाइगेज से। जैसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, लाइगेज आएगा, यूँ बीच में फेविकॉल लगा के चिपका देगा, फिर लाइगेज आएगा, बीच में फेविकॉल लगा के चिपका देगा। फेविकॉल तो नहीं है, लाइगेज इज सेल्फ बेसिकली वर्किंग एज एन एंजाइम, सो इट जॉइंस दीज स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड अल्टीमेटली ये एक बड़ा डीएनए बन जाता है, ठीक है। लास्ट बात, क्योंकि ये डीएनए यहाँ पे कंटिन्यूस चल रहा था, इसलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने तुम्हें रेप्लिकेशन का बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। बस मैं एक यूँ कह सकते हैं शॉर्ट में समरी में बता रही हूँ। देखो, ये है तुम्हारा 3 बंदे जो कि हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में काम आते हैं। ये बेसिकली आरएनए ही है। आरएनए की 3 फॉर्म्स हैं। देखो, एक है हमारे पास आरएनए जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, जिसे हम लिखते हैं एमआरएनए। पहला आरएनए क्या है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। दूसरा आरएनए है आरआरएनए, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा है हमारे पास टीआरएनए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने बताया था ना, आरएनए जो मैसेजेस लेकर आता है डीएनए के साइटोप्लाज्म में, वो होता है एमआरएनए। क्या होता है बेसिकली? डीएनए अपनी सीक्वेंस, देखो डीएनए के पास ये सीक्वेंसेस हैं और इन सीक्वेंसेस में राज छुपा हुआ है, कौन सा प्रोटीन किस अमाइनो एसिड से जुड़ जुड़ के बनना है, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए कहता है प्लीज आरएनए आओ एंड कम एंड नोट डाउन दीज थिंग्स। तो तुम्हें पता है बेस पेयरिंग का फंडा है। बेस पेयरिंग में अगर मैं सपोज करूँ मेरी एक स्ट्रैंड पे लिख रहा है ATGC और मैं इसकी कॉपी एक आरएनए से बनवा दूँ, ये क्या बनाएगा? U, फिर यहाँ A, यहाँ पे C, यहाँ पे G। रुको, ये बात मैं तुम्हें वापस समझाती हूँ। रुको रुको रुको, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। रुको रुको रुको, वापस सुनो। डीएनए आरएनए, ठीक है। डीएनए को पता है क्या क्या बनवाना है, पर डीएनए आरएनए से बनवाएगा, ठीक है। तो डीएनए आरएनए को नोट डाउन करा देता है। नोट डाउन कराते वक्त एक फंडा याद रखना, प्लीज ये फंडा याद रखना कि जब भी नोट डाउन करेगा ना, ए के साथ टी आता है, बट आरएनए हमेशा नोट करता है ए के साथ यू, क्योंकि उसको यू लिखना नहीं आता, टी। जैसे कुछ लोग नहीं होते यार, श को स बोलते हैं, बहुत सारे लोग श को स बोलते हैं, बट उनका मीनिंग तो वही होता है ना, श को स बोल रहे हैं पर बोलना तो वो भी श ही चाह रहे हैं। तो तुम ऐसे दिल पे मत लेना। आरएनए के साथ भी ये दिक्कत है, वो टी की जगह यू लिखता है, उसके साथ यही दिक्कत है, वो टी की जगह यू लिख देता है। सो जहाँ जहाँ ए होगा ना, वो यू बना देता है उसकी पेयरिंग को, बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी से अपन ने प्रोटीन बनवाने ना, तो गड़बड़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ये रहा आपका डीएनए, दिस इज योर डीएनए। ये रहा डीएनए, एक डीएनए यू रन कर रहा है और ये इसका ऑपोजिट वाला रन कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर सिर्फ एक ही डीएनए का स्ट्रैंड यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। भाई दोनों थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे। देखो ध्यान से सुनो, सपोज करो, इसका सिंपल एग्जांपल क्या लें अपन, सपोज करो हस्बैंड वाइफ खड़े हुए हैं, है ना, वो दोनों बॉस हैं, हस्बैंड वाइफ। तो ऐसा थोड़ी है हस्बैंड भी बोले जा रहा है, वाइफ भी बोले जा रही है, ऐसा नहीं होगा ना। पहले हस्बैंड बोल रहा है, फिर कभी वाइफ बोल रही है, ऐसा चलेगा। तो इन दोनों में से दोनों स्ट्रैंड भाई बहन तो नहीं है यार, सॉरी, हस्बैंड वाइफ बोले मैंने, हस्बैंड वाइफ भी नहीं, तुम तो दोस्ती बोल दो इनको। ये दोनों स्ट्रैंड दोस्त हैं।
ये डिसाइड करके जाते हैं कि भाई तू बोलेगा, है ना, पहले से डिसाइड करके। जैसे नहीं अपन टीचर के पास जाते हैं तो दो दोस्त डिसाइड करके जाते हैं, मैं बोलूंगा कि तू बोलेगा, तो वन बोलते हैं यार तू बोल लियो, ठीक है, डिसाइड हो गया पहले से। तो इन दोनों स्टैंड्स में से डिसाइड हो जाता है कि यार तू बोलेगा, प्लीज तू बोलेगा, ठीक है चलो। सो हमने जैसे डिसाइड किया कि इसको बोलना है, ये हमने डिसाइड कर लिया इसको बोलना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन फटाफट लिखा देगा, किसको, आरएनए को। अब आरएनए कैसे लिखता है, देखो ये कोडिंग है, ये कोडिंग लिखी हुई है, कुछ नहीं है, आरएनए आएगा और एज इट इज इस कोडिंग का ऑपोजिट उठा के लिख के ले जाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये टी है, रुको कोडिंग देखो ध्यान से, कैसे दिखाऊं तुम्हें कोडिंग की सीक्वेंस, मैं इसी की सीक्वेंस दिखा देती हूँ। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पर सी की जगह जी आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, ऐसे कोडिंग बन जाएंगी। कोडिंग में सिर्फ इतना होगा, जहाँ ए लिख रहा है वहाँ पे यू आ जाना है, जहाँ पे जी लिख रहा है वहाँ पे सी आ जाना है, या अगर सी लिख रहा है तो जी आ जाना है, और डेफिनेटली टी लिख रहा है तो ए आ जाना है। इस फंडे को अगर तुम ध्यान से सुनो तो मैंने क्या बोला, देखो ए की जगह आरएनए हमेशा यू लिखता है, ये इसकी गड़बड़ है। जी की जगह सी ही लिखता है, सी के साथ जी ही लिखता है, और अगर कहीं टी लिख रहा है तो वो होशियार है, वो ए ही लिखेगा, ठीक है। तो बस गड़बड़ उसकी टी के साथ है, बाकी किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी सब सही लिखता है। तो जहाँ ए लिख रहा है वहाँ पे यू लिखेगा, जहाँ जी है वहाँ सी लिखेगा, जहाँ सी है वहाँ जी लिखेगा, और जहाँ टी है वहाँ पे ए लिखेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसी ये पूरी कोडिंग लिख लेता है इस तरीके से। और ये क्योंकि अपनी पूरा मैसेज बन गया ना, मैसेज में अपन ने मैसेज दे दिया डीएनए के, भाई ऐसे ऐसे, क्योंकि ये मैसेज कैरी करता है इसीलिए इसका नाम मैसेंजर आरएनए रख दिया। दैट इज वाई इसका नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। ओके, इतनी बात क्लियर है। दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल, समझ आ गया। अब आगे आओ, ध्यान से देखो, 3 टाइप के मैंने डीएनए बताए थे तुम्हें। देखो एक हो गया मैसेंजर आरएनए। अब ये बाकी 2 क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये बाकी 2 लास्ट प्रोसेस ट्रांसलेशन में काम करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये लास्ट प्रोसेस है ट्रांसलेशन। क्या होता है, ये रहा वो एमआरएनए जो अपन ने मैसेज कोड करके भेजा था ना, ये चला गया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ये चला गया साइटोप्लाज्म में। अब तुम्हें पता है इसके ऊपर कोडिंग लिख रही है, देखो ये 3 का पेयर, एक कोडॉन, ये दूसरा कोडॉन, ये तीसरा कोडॉन, ये चौथा कोडॉन, 5th 6th 7th ऐसे कोडॉन्स बने हुए। अब क्या होता है, इसके पहले तो ना ऐसे ऐसे ढंग से ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आ जाता है आरएनए, आरएनए, ये ध्यान से दिख रहा है तुमको, ये स्ट्रैंड है, और इसे ना ग्रिप ढंग से पकड़ने के लिए ऐसे आ जाता है अपना ये आरएनए, आरएनए। बिल्कुल मैकडी के बर्गर, मैकडी के बर्गर की तरह ना ऐसे यूं जुड़ जाता है। कि एक्चुअली में क्या है, देखो ऐसा है, ये स्ट्रैंड चल रहा है ना, मैंने इसको दोनों साइड से यूं पकड़ लिया ऐसे, तो ये जो है ना, ये नीचे ऊपर ये दोनों, ये आरएनए है। तुम्हें पता है राइबोसोमल आरएनए, तुमने पढ़ रखा है राइबोसोम का स्ट्रक्चर, एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है, वही तो है यार। ये देखो, ये एक स्मॉल यूनिट है और ये ऊपर बड़ी यूनिट है, दिस इज लार्ज यूनिट, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने पकड़ लिया। अब पकड़ के क्या करते हैं, टीआरएनए आता है, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको टीआरएनए, दिस इज द टीआरएनए। ये टीआरएनए, इन पे इंफॉर्मेशन जो तो भी लिखी हुई है वो सारी पढ़ना जानता है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उन्हें पढ़ना जानता है। सो टीआरएनए ये सारी पढ़ लेगा। अच्छा एजीयू लिख रहा है, ओके, तो मुझे ये वाला, मतलब ये कोडिंग्स है ना, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के लिए, जैसे एयूजी कोडिंग मीथियोनिन के लिए है, ऐसे फिक्स है, सारे अमाइनो एसिड्स के लिए कोडिंग फिक्स है। तो टोटल ये जो कोडिंग्स लिखी हुई है ना, टीआरएनए को पढ़ना आता है कि अच्छा यहाँ पर अगर एयूजी लग रहा है तो मुझे कौन सा अमाइनो एसिड लेके आना है, ये इसको पता है। सो टीआरएनए इसके हिसाब से अमाइनो एसिड्स लेके आ जाता है। तो टीआरएनए ये रहा, इमेजिन करो ये रहा टीआरएनए, ये देखो ये बंदा टीआरएनए है, ओके, ये रहा टीआरएनए। ये टीआरएनए को पढ़ना आता है कि भाई क्या लिख रहा है और मुझे उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से अमाइनो एसिड लेके आने। तो जो भी कोडिंग लिख रही है ना, जैसे यहाँ पे लिख रही है AUG, तो ये टीआरएनए यहाँ से पढ़ लेगा। अच्छा देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से इस डायग्राम में देखो, ये देखो, ये इस कोडिंग पे ये लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ये पढ़ना जानता है, ठीक है। ये जाकर इस जगह से अमाइनो एसिड खींच के ले आएगा, फिर ये नेक्स्ट कोडिंग पढ़ लेगा, अच्छा ये लिख रहा है, ओके, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड ले आएगा, एंड ऐसे ला के ये अमाइनो एसिड्स ऐसे इकट्ठे होते जा रहेंगे, देखो। और फाइनली ये जो बर्गर है ना अपना आरएनए, ये इनके बीच में जोड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तुमने पढ़ रखा होगा ना, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो यही करता है। अमाइनो एसिड्स जो आए हैं ना लाइन से, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, बस इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं,
ये बनने के बाद ये अमाइनो एसिड क्या बन चुके हैं, दे हैव फॉर्म्ड अ प्रोटीन, दे हैव फॉर्म्ड अ प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो बात मैंने बोली, ये टॉपिक जो है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक की बिल्कुल तुम्हें एक प्योरली समरी बताई है मैंने इस टॉपिक की। ठीक है, सो दिस समरी इज एक तरीके से अपन कहें कि क्वेश्चंस के लिए हमें एक बेस पता चल गया कैसे करना है। ठीक है, सो आपको जितनी भी बातें अभी के टॉपिक में बताई गई हैं सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं एंड हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। और लास्ट बात देखो, हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और इन्हीं के लिए ही हमारे पास ऐसे कोडॉन्स होते हैं और टोटल याद रखना हमारे पास कोडॉन 64 होते हैं। बस ये लास्ट बात है। ठीक है, अब एक और बात बता देती हूँ, चलो। सो एक और लास्ट बात ये है, 20 अमीनो एसिड्स है हमारे पास, कोडॉन्स अपने पास इतने 64 अपने पास कोडॉन्स है और 64 कोडॉन्स हमेशा ऐसे 3 में ही रहते हैं, ऐसे 3 में ही रहते हैं, यूं 3 में रहेंगे। ठीक है, तो ये बात तुमको याद रखनी है कि 3 का अपना जोड़ा बनता है, 3 के जोड़े में अपन टोटल 64 कोडॉन्स लेके घूमते हैं। और एक लास्ट बात जो है वो ये है कि 64 में से 61 तो काम के होते हैं। ठीक है, और लास्ट जो 3 कोडॉन होते हैं वो कतई काम के नहीं होते, वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। स्टॉप कोडॉन्स का मतलब है जो काम खत्म करने का काम करते हैं। एक तो काम करते जाते हैं और लास्ट में कोई काम रोकने वाले भी होते हैं। तो इन 64 में से 3 कोडॉन्स जो है ना, टोटल 3 कोडॉन वो स्टॉप कोडॉन्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे प्रोसेस को रोकते हैं। ठीक है, तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक समरी बताई है इस टॉपिक की। डेफिनेटली टॉपिक्स काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं नीट के अंदर। हमारे लिए जो मेन पार्ट है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो इफ़ अगर आपको कंटेंट समझ आया देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।